आप सभी का स्वागत है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं भारत का भूगोल। और ये बहुत ज़रूरी है जानना कि भारत के भूगोल के तहत क्या-क्या हमें पढ़ना चाहिए। और आने वाले वीडियो लेक्चर में जो जिन टॉपिकों पे आपको वीडियो इस चैनल के माध्यम से मिलने वाली है, उसे हम देख लेते हैं। तो हम भारत के भूगोल को 2 पार्ट में विभाजित करके या डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो एक जो भाग है वह है भारत का भौतिक भूगोल, और दूसरा पार्ट जो होगा वो भारत का सामाजिक आर्थिक भूगोल होगा। और हम जो है भारत के भौतिक भूगोल के तहत भारत का परिचय पढ़ेंगे। और दूसरा टॉपिक जो पढ़ेंगे आने वाली वीडियोज में, वो है भारत के प्राकृतिक प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद अपवाह तंत्र के बारे में, उसके बाद जलवायु और मृदा, और उसके बाद जो है वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे। और भारत का जो सामाजिक आर्थिक भूगोल है उसके तहत हम जो है प्राकृतिक संसाधन और परिवहन के बारे में पढ़ेंगे, उद्योग के बारे में पढ़ेंगे, कृषि के बारे में पढ़ेंगे, जनसंख्या एवं नगरीकरण के बारे में, और प्रवास के बारे में पढ़ेंगे, यानी माइग्रेशन के बारे में। तो आने वाले समय में, यानी धीरे धीरे जब लेक्चर आगे बढ़ेगा, तो आपको इन्हीं टॉपिकों से संबंधित जो है वीडियो लेक्चर मिलने वाली हैं। और आज से जो हम शुरू करने वाले हैं वह पहला पार्ट होगा भारत का भौतिक भूगोल। और भौतिक भूगोल में हम भारत का परिचय जो है आज से स्टार्ट कर रहे हैं। और भारत के परिचय के तहत हम आज जो देखने वाले हैं वह है अवस्थिति एवं विस्तार को समझेंगे। हम जो समझेंगे वो भारत का अवस्थिति एवं विस्तार को समझेंगे। और तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं भारत की जो भारत का विस्तार है वह कितना है। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जो भारत का विस्तार है उसे देखते हैं। और उसी के साथ हम आगे देखेंगे भारत का जो अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार है उसे भी समझेंगे। तो जो भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार है वह है जो उत्तर से दक्षिण की जो भारत की लंबाई है वो 3314 किलोमीटर है, 3314 किलोमीटर। और जो पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई है वह है 2933 किलोमीटर। और भारत जो है विश्व का 7वां देश है, यानी क्षेत्रफल में भारत का जो स्थान है वह 7वां है। और भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और उम्मीद है ये इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी कि जो भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो 3314 किलोमीटर है, और जो पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई है 2933 किलोमीटर है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो पीपीटी के माध्यम से हम कुछ बातें समझते रहेंगे। और जो लोग भी नोट्स वगैरह बनाना चाहते हैं वो पीपीटी का जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेके रख लें और थोड़ा समय निकाल के इन चीज़ों को नोट भी कर सकते हैं। तो हम देखते हैं जो भारत की आकृति है। तो भारत की आकृति चतुष्कोणीय है और यह दक्षिण एशिया के मध्य में अवस्थित है। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण विस्तार जो है 3314
किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। दोनों के बीच का अंतर मात्र जो है 281 किलोमीटर है, जिसका विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। इसका कुल क्षेत्रफल जो है, यहाँ थोड़ा गलत हो गया है, 32 लाख है, 32,33,। यहाँ ये फैक्ट गलत लिखा हुआ है, ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, यहाँ 23 लाख लिखा है, तो आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ जो है 32 लाख, यहाँ 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और भारत का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। और कुल क्षेत्रफल का भारत के पास जो है, जो टोटल लैंड है, और दुनिया के टोटल लैंड का जो है 2.34% है। और भारत का क्षेत्रफल जो है यूरोप के बराबर है, लेकिन जो है जो रूस का पार्ट है, रूस के पार्ट को छोड़कर, और कनाडा का 1/3 है, और रूस का 5वें भाग के बराबर है, और जापान का 8 गुना, और यूनाइटेड किंगडम यानी यूके का 12 गुना है। और इसके बाद हम देख लेते हैं भारत से जो कुछ बड़े राष्ट्र हैं, जो बड़े देश हैं, भारत से शीर्ष यानी भारत का जो स्थान 7वां है, तो भारत से 6 राष्ट्र ऐसे हैं या 6 देश ऐसे हैं जो भारत से क्षेत्रफल में बड़े हैं। वो प्रथम स्थान जिसका है वह है रूस का, और दूसरा स्थान कनाडा का है, और तीसरा यूएस यानी अमेरिका का है, और चौथा चाइना का है यानी चीन का है, और 5वां स्थान जो है ब्राजील का है, और 6वां स्थान ऑस्ट्रेलिया का है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और आगे हम देखते हैं, तो आगे हम देखने वाले हैं भारत का जो अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार को देखेंगे। तो देखते हैं भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार, और देखते हैं भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है कहाँ से लेके, यानी किन अक्षांशों से लेके किन अक्षांशों के मध्य है। और भारत का देशांतरी विस्तार को भी देखेंगे, किन देशांतरों से लेकर किस देशांतर तक भारत का जो है देशांतरी विस्तार है। तो भारत का जो भारत का दक्षिणी विस्तार है, मुख्य भूमि का दक्षिणी जो विस्तार है वो 4 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट। और जो भारत का ये तो भारत का हो गया अक्षांशीय विस्तार, और मुख्य भूमि से दूर जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वह है 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर, और भारत का जो देशांतरी विस्तार है वह है 97 डिग्री 25 मिनट से लेके 68 डिग्री 7 मिनट तक है। तो हमने देखा कि भारत का जो पूर्व से पश्चिम का देशांतरी विस्तार है वह है 97 डिग्री 25 मिनट से लेके 68 डिग्री 7 मिनट तक, और जो उत्तर से दक्षिण का जो अक्षांशीय विस्तार है भारत का, मुख्य भूमि का जो
विस्तार है वह है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक। और मुख्य भूमि से दूर जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वह है 6 डिग्री 45 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक। यानी भारत का जो संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार है वह जो है 6 डिग्री 45 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक है। उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। और इसके साथ आगे बढ़ते हैं और थोड़ा पीपीटी का सहारा लेते हैं और देखते हैं। तो भारत का जो अक्षांशीय दृष्टिकोण से उत्तरी गोलार्ध का देश है तथा देशांतरीय दृष्टिकोण से पूर्वी गोलार्ध का देश है। इसके मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। और संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 6 डिग्री 45 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। भारत का विस्तार जो है उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में पाया जाता है। ये जो लिखा हुआ है उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में पाया जाता है। इसे हम कर्क रेखा को जब समझेंगे ये चीजें और भी स्पष्ट हो जाएंगी। और भारत का जो है भारत की जलवायु जो है मानसूनी प्रकार की है। जब आगे हम भारत की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे तो आप समझ पाओगे कि भारत की जलवायु जो है मानसूनी प्रकार की क्यों है, भारत में मानसूनी जलवायु क्यों पाई जाती है, उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में भी हम देखेंगे। और कर्क रेखा जिसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी उत्तरी गोलार्ध या उत्तरी अक्षांश रेखा भी कहते हैं, भारत के मध्य से होकर गुजरती है या भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब हम वह जो है देख लें कि भारत के वह कौन कौन से राज्य हैं जो कर्क रेखा पर अवस्थित हैं। तो देख लेते हैं भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो कर्क रेखा पर अवस्थित हैं। तो ये है 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। 23.5 डिग्री ये है उत्तरी गोलार्ध की रेखा 23.5 डिग्री जिसे हम कर्क रेखा के रूप में भी जानते हैं। और वह जो है भारत के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है। तो भारत के वो कौन कौन से राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। और ये इस तरह के क्वेश्चन जो है पेपर में बनते भी हैं। तो आपको इन राज्यों को थोड़ा याद रखने की जरूरत है। तो कर्क रेखा जो है भारत के गुजरात से होकर गुजरती है। गुजरात 8 राज्यों से होकर गुजरती है और गुजरात और उसके बाद कर्क रेखा जो है राजस्थान में प्रवेश करती है। तो ये है राजस्थान और उसके बाद मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है। तो ये है मध्य प्रदेश। और इसके बाद कर्क रेखा जो है भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवेश करती है। और उसके बाद
जो राज्य है वह है जो है झारखंड। तो झारखंड झारखंड राज्य में प्रवेश करती है और उसके बाद पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के 2 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। वह जो है कर्क रेखा जो है पश्चिम बंगाल के बाद जो है बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश के बाद जो है कर्क रेखा त्रिपुरा राज्य में प्रवेश करती है। तो ये पूर्वोत्तर का एक राज्य है त्रिपुरा और उसके बाद जो है मिजोरम में प्रवेश करती है। तो हमने देखा जो कर्क रेखा है भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो हमने देखा गुजरात और उसके बाद राजस्थान में प्रवेश करती है, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल और मिजोरम और त्रिपुरा, इन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और उस जो है बात को भी समझ लेते हैं जो हमने पिछले स्लाइड में देखा कि भारत का जो विस्तार, हमने ये वाला जो शब्द है देखा कि भारत का विस्तार जो है उष्ण उपोष्ण दोनों कटिबंधों में पाया जाता है। तो इस लाइन को समझ लेते हैं क्योंकि भारत के मध्य से होकर, बिल्कुल मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत के जो कर्क रेखा के जो कर्क रेखा के दक्षिण का जो भाग है वह जो है उष्ण 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 कटिबंध में आता है। उष्ण कटिबंध में और कर्क रेखा के जो कर्क रेखा के जो उत्तर का जो भाग है वह जो है उपोष्ण कटिबंध में आता है। उपोष्ण कटिबंध में आता है। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे कि कर्क रेखा के जो दक्षिण का भाग है वह जो है उष्ण कटिबंध, यानी यहाँ की जलवायु जो है उष्ण जलवायु पाई है और कर्क रेखा के जो उत्तर का भाग है वहाँ उपोष्ण कटिबंध जलवायु पाई जाती है और पूरे संपूर्ण भारत में जो है मानसूनी जलवायु पाई जाती है। तो इस तरह से हमने देखा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में उष्ण कटिबंध जलवायु पाई जाती है तो ये कथन जो है गलत होगा क्योंकि भारत में उष्ण एवं उपोष्ण दोनों तरह की जलवायु पाई जाती है। और उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं। अब हम देखने वाले हैं भारत के जो अंतिम बिंदु हैं उनके बारे में देखेंगे। जो भारत का अंतिम बिंदु है यानी उनके बारे में देखेंगे और वह कौन कौन से हैं, यानी सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सी है, भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वह कौन है और दक्षिण का बिंदु है वह कौन है, और भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है उसके बारे में देखेंगे और देखेंगे भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है उनके बारे में। तो एक एक करके देखते हैं। तो भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है वह है अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, जिसे हम किबिथु के नाम से जानते हैं। तो इसे हम किबिथु कहते हैं, जो अरुणाचल प्रदेश में एक गांव है जिसे
किविथु के नाम से जानते हैं। तो भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है या पूर्वी छोर है वह है किविथु है, और वह है अरुणाचल प्रदेश में। तो यह है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है या पाया जाता है। और भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वह है गुजरात राज्य में, जो कच्छ जिले में अवस्थित है, और वह है गुहार मोती। भारत का सबसे भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वह है गुहार मोती। तो ये है गुहार मोती जो गुजरात राज्य में अवस्थित है। ठीक, गुजरात के कच्छ जिले में अवस्थित है। गुजरात का कच्छ जिला है वहां अवस्थित है। जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है या दक्षिणी सीमा है, मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमा, मुख्य भूमि की सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वह है कन्याकुमारी। तो यह है कन्याकुमारी, यह कन्याकुमारी है जो भारत के तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है, तमिलनाडु राज्य में। और भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पाया जाता है, जिसे हम इंदिरा काल के नाम से जानते हैं। इंदिरा काल यह कहाँ है? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। और खासकर ये जो है सियाचिन ग्लेशियर पर अवस्थित है, जो पीओके में पड़ता है, लेकिन सियाचिन ग्लेशियर पे भारत का नियंत्रण है। और मुख्य भूमि से दूर जो भारत का उत्तरी बिंदु है वह है इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। तो यह है इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। पॉइंट, या इसे पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, पार्सन पॉइंट भी कहते हैं इसे, पार्सन पॉइंट इसे पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, जो भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप पर अवस्थित है। भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप पर अवस्थित है, जो 2004 की आई सुनामी में लगभग जो है डूब चुका है। और आगे आने वाली क्लास में हम देखेंगे, जब आपदा प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे, और 2004 की आई सुनामी पे भी हम चर्चा करेंगे। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। वह है भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है वह किविथु है, जो अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। और जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वह गुहार मोती गुजरात में अवस्थित है। और भारत का जो सबसे मुख्य भूमि पर जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वह कन्याकुमारी है, तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। और भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वह इंदिरा काल है, और वह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। तो और मुख्य भूमि से दूर जो भारत का दक्षिणी बिंदु है वह ग्रेट निकोबार द्वीप पर अवस्थित है, जिसे इंदिरा पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से जानते हैं। इसे एक नाम से और भी जाना जाता है, पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। वही बात लिखी हुई है कि भारत, जो हमारा देश, हिंद महासागर एवं
हिमालय के मध्य अवस्थित है। इसका सबसे उत्तरी बिंदु जो है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित, जिसे इंद्रकाल कहते हैं। और भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम जो बिंदु है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित कन्याकुमारी या केप कैमरून द्वीप पर है, अंतर्द्वीप पर है, जो तमिलनाडु राज्य में अवस्थित एक द्वीप है। और भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप के 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित है। इससे जो है इसे जो है पिग्मेलियन पॉइंट अक्षांश अथवा जो है पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। भारत का यानी देश का पश्चिमी जो बिंदु है गुजरात राज्य के गौरा मोत या गुहार मोती है, जबकि सबसे पूर्वी बिंदु जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित किबुथु है। और हमने ये जो है टेबल के माध्यम से दे दिया है ताकि चीजों को आसान तरीके से याद किया जा सके। तो दक्षिणी बिंदु वह है इंदिरा पॉइंट और ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। उत्तरी बिंदु जो है इंद्रपाल है, लद्दाख में अवस्थित है। और पश्चिमी जो बिंदु है वो गुहार मोती है, गुजरात राज्य में। और जो पूर्वी बिंदु है वो किबुथु अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। मुख्य भूमि की जो दक्षिणी सीमा जो है वो कन्याकुमारी है। तो इतना बात आपको याद रखना है। और आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला हम देखने वाले हैं भारत का मानक समय। तो देखते हैं भारत का जो मानक समय है वह है, तो ये है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। यह है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो भारत के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है, जिसे भारत का जो है मानक समय रेखा के रूप में स्वीकार किया गया है। और जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है उन राज्यों को देख लेते हैं एक बार। तो वो राज्य हैं उत्तर प्रदेश, ये है उत्तर प्रदेश। और उसके बाद यह रेखा जो है मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है। तो ये है मध्य प्रदेश। और इसी के साथ जो है आगे यह रेखा जो है छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है। तो ये है छत्तीसगढ़। और उड़ीसा राज्य में उड़ीसा से होकर गुजरती है। और उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश। तो जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है उसे भारत का मानक समय रेखा स्वीकार किया गया है, जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वह जो राज्य है उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है और मध्य प्रदेश है। और भारत का जो मानक समय रेखा है वह जो है प्रयागराज के उत्तर प्रदेश का एक जिला है प्रयागराज, जिसे पूर्व में इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता था। वह जो है वहां से नैनी नामक स्थान से, यहीं से एक स्थान है नैनी से होकर गुजरती है, जो भारत का मानक समय रेखा है, जिसे हम मानक समय रेखा के रूप में उपयोग करते हैं। और
वह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के नैनी नामक स्थान से होकर गुजरती है। और यह जो है पूर्वी देशांतर रेखा यानी 82.82 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। और इसके साथ आगे देख लेते हैं। तो जो 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक देशांतर चुना गया है, जो हमें भारत का मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम प्रदान करता है। भारत मानक देशांतर चुनने का कारण यह है कि विश्व के देशों में आपसी समझौते के अंतर्गत मानक देशांतर जो है 7.5 डिग्री देशांतर के गुणांक में चुना जाता है, ताकि 7.5 डिग्री पूर्व देशांतरी दूरी पर स्थित स्थानों के बीच आधे घंटे का समय अंतराल हो। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य यानी जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है। और मानक समय के कारण ही भारत के जो सभी स्थानों की घड़ियों का जो समय है एक ही समय दर्शाती हैं, जबकि पूर्वी और जो पश्चिम के बीच का जो अंतर है यानी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच का जो समय के बीच का जो अंतर है वो लगभग 2 घंटे का अंतर है। और इन्हीं कारणों से ही जो पूर्वोत्तर के राज्य रहे हैं वो शुरू से ही एक अलग देशांतर रेखा की, एक अलग मानक समय रेखा की मांग करते आ रहे हैं। और भारत जो है 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा भारतीय मानक समय देशांतर प्रयागराज के नैनी, या कुछ किताबों में आपको मिर्जापुर भी लिखा मिल सकता है, तो मिर्जापुर से होकर गुजरती है। और ये भारत के 5 राज्यों से, हमने वो 5 राज्य मैप के माध्यम से देख ही लिया है। और वह राज्य हैं तो उत्तर प्रदेश है, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा छत्तीसगढ़ और चौथा जो है वह है उड़ीसा और 5वां जो है आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। जैसा कि सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को बराबर भागों में विभक्त करती हैं, यही कारण है कि सभी देशांतर रेखाओं को जो है बृहद वृत्त या ग्रेट सर्किल के रूप में भी जाना जाता है। आप कर्क रेखा में चाहें तो एक चीज और ऐड कर सकते हैं, वह यह है कि जो भारत में एक नदी है, वह नदी है माही नदी। माही नदी है। वो माही नदी कर्क रेखा को दो बार विभाजित करती है। यह फैक्ट जो है कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार विभाजित करती है, वह नदी है माही नदी। माही नदी आगे हम जब भारत का अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे विभिन्न नदियों के बारे में। यह माही नदी जो है राजस्थान से निकलती है और कच्छ के रण नहीं, देखेंगे माही नदी के बारे में, तो आप इस चीज को भी नोट कर सकते हैं। कर्क रेखा को 2 बार विभाजित करने वाली जो नदी है, एकमात्र नदी, वह माही नदी है।
और इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम देखेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा पर चर्चा जारी रहेगी आने वाले क्लास में, और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतने सब्र के साथ वीडियो को देखा, समझा, और किसी तरह की कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। कोई भी सवाल हो तो आप पूछ भी सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।